हम सभी समय की नदी में तैर रहे हैं, मगर क्या उस नदी का कोई स्रोत भी है? समय की शुरुआत कैसे हुई थी? कुछ लोग मानते हैं कि समय का बहाव बिना किसी रुकावट के जमाने से चल रहा है। कुछ कहते हैं कि समय बहता ही नहीं है, वो तो हर सेकंड के हर भाग में बाहर निकलता है। मगर फिजिक्स के आला दिमाग इस मुद्दे पर सहमत नहीं है। लेकिन हां, ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए जो नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनसे यह राज खुल सकता है कि समय की शुरुआत कब हुई। आपका जन्म कब हुआ? बड़ा आसान सा सवाल लगता है। आप कहेंगे उस साल के उस महीने की उस तारीख को, मगर दुनिया भर में समय की गिनती अलग अलग वक्त से की जाती है। इसलिए सऊदी अरेबिया में 15वीं सदी चल रही है तो इजराइल में 58वीं। हम 24 अलग अलग टाइम जोन में रहते हैं। हम समय को एक खास स्टार्टिंग पॉइंट से मापते हैं, उस पॉइंट से जिसे हमने चुना है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि समय क्या है, तो सबसे पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि खगोलीय घड़ी ने कब चलना शुरू किया था। क्या समय की शुरुआत भी तभी हुई थी जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, या समय की शुरुआत किसी और तरीके से हुई थी? मैंने एक बार साइकिल की रेस की थी। मैं अपनी तेज स्पीड से अपने दोस्तों को इंप्रेस करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया। मुकाबला कांटे का था और रेस खत्म हुई तो मुझे लगा कि वो टाई हो गई है। मगर मेरे एक साथी ने कहा कि मेरी अपोनेंट की जीत हुई है, जबकि दूसरे ने कहा कि मैं जीता हूं। ऐसे में किसने समय का सही अंदाजा लगाया था? एक तरह से तो हम सभी सही थे। समय असल में बदलाव का माप है, मगर हम कैसे जानते हैं कि कोई बदलाव हो रहा है? इसके लिए हम अपनी इंद्रियों पर निर्भर करते हैं और अक्सर वही सही मानते हैं जो हमें नजर आता है। हम प्रकाश मतलब रोशनी पर निर्भर करते हैं। अंतरिक्ष के वैक्यूम में प्रकाश 2,99,338 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। इसे ब्रह्मांड का एब्सोल्यूट ट्रुथ माना जा चुका है। और जाना लेविन जैसी कॉस्मोलॉजिस्ट तो प्रकाश के साथ समय का एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता जोड़ती है। ये बड़ी कमाल की बात है कि प्रकाश की स्पीड निश्चित है। वो ना तो कभी तेज होती है और ना ही धीमी। समय की इस रिलेटिविटी को समझने के लिए हमें प्रकाश को भी समझना होगा, और जब हम प्रकाश के असली स्वरूप को समझने लगेंगे तब हमारी सारी पुरानी सोचें बदल जाएंगी। अगर प्रकाश की स्पीड निश्चित है तो जाहिर है कि टाइम और स्पेस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बदलते हैं और डिस्टॉर्ट होते हैं। आइंस्टाइन ने जब प्रकाश जैसी सीधी सादी चीज के बारे में सोचना शुरू किया था, तब उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा था कि अगर प्रकाश ब्रह्मांड में सबके लिए एक समान है, भले ही वो कितनी भी तेजी से चल रहे हों या वो ब्रह्मांड में कहीं भी हो, तो इसका मतलब तो यही है कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए स्पेस और टाइम अलग अलग होंगे। मतलब ये हुआ कि समय बड़ा ही पर्सनल होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और कितनी तेजी से चल रहे हैं। और आप समय में जिस तरह से अपने मूवमेंट को देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरे भी उसी तरह से आपके मूवमेंट को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि जना की एक हमशक्ल न्यूयॉर्क में सबवे और टैक्सी में सफर कर रही है। अगर जना की हमशक्ल एक टैक्सी में बैठती है और टैक्सी बेहद तेज रफ्तार से चल रही हो, तो दोनों औरतों के लिए समय अलग अलग तरह से चलेगा। अगर वो मेरे सामने से तेजी से टैक्सी में निकलती है तो मुझे लगेगा कि उसका समय धीरे चल रहा है, मगर मेरी हमशक्ल के नजरिए में और वो सड़क जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ वो बहुत तेजी से उसकी विपरीत दिशा में जा रही होगी और उसे लगेगा कि उसका समय भी नॉर्मल है, मगर मेरा समय धीमे चल रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जना ने एक डबल साइडेड लेजर चला दिया है, जिससे निकलने वाली बीमें उनके नीचे सड़क से और सिर के ऊपर बालकनी से टकरा रही हैं। वो बीमें एक लाइट क्लॉक बनाएंगी। लेजर बीम की हर पल्स घड़ी की एक टिक होगी। जना को दिखेगा कि प्रकाश सीधे ऊपर और नीचे जा रहा है, मगर टैक्सी में बैठी उनकी हमशक्ल को वो बिल्कुल अलग नजर आएगा। टैक्सी के अंदर बैठी हमशक्ल को लगेगा कि प्रकाश डायगोनल जा रहा है और उसकी वजह से वो यही सोचेगी कि मेरी घड़ी की एक टिक में काफी वक्त लग रहा है, इसलिए मेरा समय धीमे चल रहा है। अगर जना की हमशक्ल टैक्सी में एक लेजर चलाती हैं,
तो उसे दिखेगा कि उसकी बीम सीधे टैक्सी की छत और फर्श से टकरा रही है, उसके ऊपर और नीचे। मगर सड़क पर खड़ी जेना को लगेगा कि बीमें डायगोनल जा रही हैं। चूंकि बीम को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, इसलिए उसकी टिक ज्यादा धीमी होगी। मैं अगर सड़क पर खड़ी होकर उसे देखूंगी तो मुझे लगेगा कि टैक्सी में प्रकाश दूर तक डायगोनल जा रहा है, इसलिए मुझे लगेगा कि उसकी घड़ी बहुत धीरे चल रही है। मेरे नजरिए से उसकी घड़ी काफी धीमी होगी। स्पीड जितनी तेज होगी, ये इफेक्ट भी उतना ही तेज होगा। अगर टैक्सी प्रकाश की स्पीड पर पहुंच जाती है, ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट पर, तो उसके बाहर की दुनिया स्थिर सी नजर आएगी। अगर वो टैक्सी मेरे सामने से प्रकाश की स्पीड पर गुजरती है तो उसमें बैठी मेरी हमशक्ल को लगेगा कि मेरी घड़ी चल ही नहीं रही, मेरा समय थम सा गया है, वो जम गया है। इनमें से कौन सा ऑब्जर्वर सही है? जेना जो स्थिर खड़ी है या वो जेना जो टैक्सी में जा रही है? समय के मामले में मेरी और मेरी हमशक्ल की राय अलग होगी और हम दोनों ही सही भी होंगे। समय है ही रिलेटिव। रिलेटिविटी का मतलब है कि एक यूनिवर्सल टाइम है ही नहीं, मगर हो सकता है कि एक वक्त ऐसा भी हो जब समय के बारे में हर पर्सपेक्टिव एक ही रहा हो, उस वक्त जब सब कुछ एक ही जगह पर था, बिग बैंग के वक्त। बिग बैंग और ब्रह्मांड की रचना को लेकर आज भी लोग एक बात अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि उस घटना के बाद ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और उस बिग बैंग के साथ ही स्पेस भी बना और समय की सुई भी चलने लगी। बिग बैंग के पहले शायद स्पेस या टाइम भी नहीं था। जेना मानती है कि शायद बिग बैंग ही वो वक्त था जब ब्रह्मांड की अलग अलग समय की धाराएं शुरू हुई और उसके बाद से ही अलग अलग जगहों पर समय भी अलग अलग तरह से चलने लगा, इस लिहाज से कि कौन सी जगह कहां गई थी। लेकिन क्या हम अपने ब्रह्मांड में ऐसी जगहें बना सकते हैं जहां वक्त रुक सा जाए और फिर से चलने लगे? अगर हम किसी घटना को प्रकाश से छिपा लें, तो क्या उसे समय से भी छिपा सकते हैं? आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा कि अंधेरे कमरे में आपकी नींद खुली और आपको समय का अंदाजा ही नहीं मिला। आप कुछ मिनट के लिए सोए थे या कई घंटे तक। जब हम सोए रहते हैं तब हमें बीतते वक्त का अंदाजा नहीं होता। शायद ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह से समय को महसूस करता है। बिग बैंग के साथ ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, लेकिन अगर उसी वक्त उसकी आंख नहीं खुली हो तो क्या कोई ऐसा वक्त भी था जब ब्रह्मांड में कोई टाइम ही नहीं था? प्रोफेसर लैरी शुल्मैन का कहना है कि शुरुआती ब्रह्मांड में समय था ही नहीं। लैरी ने उन सिस्टमों के व्यवहार की जांच की जिनमें बहुत बड़ी संख्या में पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इस झरने का पानी या ब्रह्मांड। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हम समय और प्रकाश के रिश्ते के बारे में भी जान सकते हैं। प्रकाश किसी घटना की जानकारी को यहां से वहां ले जाता है, उसके सहारे ही हम अंदाजा लगा पाते हैं कि अभी क्या हो रहा है। मगर चूंकि प्रकाश की एक स्पीड लिमिट होती है, इसीलिए हम जो भी देखते हैं वो असल में पहले ही हो चुका होता है। मिसाल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और हम जानते हैं कि प्रकाश की स्पीड करीब 2,99,338 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए उसे उतना ही समय लगेगा। ऐसे में अगर सूरज में विस्फोट होता है तो हमें उसका पता विस्फोट के 8 मिनट बाद ही लग पाएगा। ब्रह्मांड के दूर दराज के हिस्सों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की ओर 1380 करोड़ साल से बढ़ रहा है, तभी से जब बिग बैंग के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। शुरुआती ब्रह्मांड सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक फील्ड पर था, प्लाज्मा का एक बेहद गर्म और घना बादल। फोटॉन यानी प्रकाश के पार्टिकल उस घने बादल में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे। फिर ब्रह्मांड की जिंदगी में 3,80,000 साल बाद अचानक ही एक बदलाव आया जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उस वक्त एटम बनने शुरू हुए। रिकॉम्बिनेशन के पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में टेम्परेरी जुड़ भी जाते थे तो अचानक उनके बीच एक फोटॉन आ जाता और उन्हें अलग कर देता था। रिकॉम्बिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पहले प्लाज्मा के अंदर इधर उधर और एक दूसरे से दूर दूर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये भी आइस हॉकी जैसा ही है और हम मान लेते हैं कि हॉकी पक एक फोटॉन है। ये एल्बर नदी है। मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर हॉकी खेलने जाता हूँ और अपने हॉकी पक से मैं बड़ी आसानी से इसे किनारे की ओर मार देता हूँ।
मगर बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड बाधाओं से भरा हुआ था। अब मान लीजिए कि मेरे चारों ओर गोलकीपर खड़े हैं और वो गोल नहीं रोक रहे, बल्कि सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा हॉकी पक उनके पार न जाए। वो सारे गोलकीपर मेरे चारों ओर खड़े हैं और मैं जैसे ही हिट करता हूँ वो पक को रोक लेते हैं। मेरा पक उन्हें पार नहीं कर पाता है। लैरी के मुताबिक यही है शुरुआती ब्रह्मांड। फोटोन पक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गोलीज को पार नहीं कर पाते, इसीलिए प्रकाश भी नहीं रहता है। यहाँ एक बात ये भी है कि ये गोलकीपर थोड़े अलग हैं और ये एक लड़का और एक लड़की के क्रम में खड़े हैं, मगर ये चेहरे पर लगे मास्क की वजह से पहले ये बात नहीं जानते थे। लेकिन कुछ देर बाद जब एक गोलकीपर ने अपने चेहरे से मास्क हटाया, तब उसके पास खड़ा लड़का बोल पड़ा और तब पक उनके बीच से निकल गया। इस तरह जब एक बार फोटोन का आसानी से किसी जगह से निकल जाने का सिलसिला शुरू हो गया तो दुनिया ही बदल गई। शुरुआती ब्रह्मांड में फोटोन आसानी से नहीं घूम पाते थे और तब बदलाव को मापने का भी कोई जरिया नहीं था। लैरी का कहना है कि इसका मतलब है कि उस वक्त टाइम था ही नहीं। रिकॉम्बिनेशन के बाद जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और एटम बने, तब जाकर प्रकाश आसानी से घूमने लगा। लैरी के मुताबिक उसी वक्त ब्रह्मांड की घड़ी भी चलने लगी। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में समय था ही नहीं, मगर फिर धीरे धीरे समय बना और हम चीजों में होने वाले बदलावों को देखने लगे। कहा जा सकता है कि इस तरह से ब्रह्मांड में समय का जन्म हुआ। लेकिन क्या ब्रह्मांड के खत्म होने पर समय भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा? ये फिजिसिस्ट मानते हैं कि समय पूरी तरह से फंडामेंटल है, वो हमेशा से है। हाँ, स्पेस आता जाता रहता है, समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं जाता। फिजिसिस्ट कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि एनर्जी हमेशा बिखरती रहती है। अगर हम समय को काफी पीछे ले जाएं, तो हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की सारी एनर्जी साथ जमा हो रही है। बिग बैंग के वक्त हर चीज एक ही बिंदु पर फोकस थी। हम समय को इससे ज्यादा पीछे नहीं ले जा सकते, या ले जा सकते हैं? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फिजिसिस्ट शॉन कैरोल ने अपने करियर में ज्यादातर वक्त समय का अंदाजा लगाने में ही बिताया। हालांकि समय कब शुरू हुआ ये एक रहस्य है, पर शॉन मानते हैं कि एक बात तो तय है, हमारे ब्रह्मांड में समय की एक दिशा है, एक तीर जो हर चीज से गुजरता है। समय ब्रह्मांड में आने वाले बदलाव का पैमाना है। अगर दुनिया में कोई बदलाव ही ना हो तो हम ये जान भी नहीं पाएंगे कि वक्त बीत रहा है। तब तो हर चीज हर वक्त एक जैसी ही नजर आएगी, कोई घड़ी नहीं होगी। तब समय का भी कोई मतलब नहीं होगा। जब तक कुछ बदल रहा है, वो भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका मतलब है कि समय चल रहा है और हमारा ब्रह्मांड भी लगातार बदल रहा है। जब हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल शुरुआती दौर में था, तब बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी एक ही जगह पर जमा थी। उसके बाद बिग बैंग हुआ और फिर हर बीतते सेकंड के साथ एनर्जी भी दूर तक फैलती चली गई। एनर्जी के उस फैलाव को एंट्रोपी कहते हैं। शॉन मानते हैं कि समय आगे की ओर बढ़ता है, एक तीर की तरह, और वो लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की ओर जाता है। मगर समय के तीर को आखिर क्या चीज चलाती है? अब उलझाने वाली बात यह है कि एंट्रोपी लगातार बढ़ती जाती है, मगर जब बिग बैंग हुआ था उस वक्त एंट्रोपी बहुत ही कम थी। फिर वो ऐसी कैसे बन गई, वो आखिर कहां से आई? हम फिजिक्स में जो कुछ जानते हैं उसके मुताबिक एंट्रोपी में हर चीज बढ़ती है, लेकिन अगर हम बिग बैंग के वक्त पर जाएं तो वहां लोअर एंट्रोपी भी नहीं थी जिससे वो बन सकती थी। शॉन मानते हैं कि इसकी वजह यह है कि हमारा ब्रह्मांड एक दूसरे ब्रह्मांड का बच्चा है। मगर वो ब्रह्मांड कैसा था? शायद इसके जैसा। मान लीजिए कि एक ब्रह्मांड इक्विलिब्रियम के अंदर है, वहाँ एंट्रोपी भी बहुत ज्यादा है, मगर वो खाली हो जाता है और वहीं स्थिर पड़ा रहता है जैसे इस टैंक में रखा पानी। इसमें कोई हलचल नहीं है। अब ये सोचिए कि इस ब्रह्मांड में जहाँ सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, वहाँ अचानक ही एनर्जी से भरी एक छोटी सी जगह बाहर आती है, ऐसी एरिएटेड टैबलेट की तरह। इस सोडे से एक छोटी, डेंस और लो एंट्रोपी शुरू होती है, ठीक उसी तरह से जैसे बिग बैंग के वक्त हमारे ब्रह्मांड में हुआ था। मगर उसके बाद ब्रह्मांड फैलता गया, ठंडा हुआ और उसमें तारामंडल बने।
समय का तीर भी अतीत से भविष्य की ओर चल पड़ा। उसी तरह से सोडे में भी झाग बनता है और ये हायर एंट्रोपी बन जाता है और फिर अपने आसपास के पानी में मिलने लगता है और आखिर में हमारे ब्रह्मांड की तरह ये भी इक्विलिब्रियम में समा जाता है और फिर उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां इसमें और बदलाव नहीं होते, उस स्थिति में जहां समय का तीर नहीं होता। मगर एक मुर्दा ब्रह्मांड जिसमें जीवन ही ना हो, तारे या सॉलिड मैटर ना हो, वो किसी और ब्रह्मांड को कैसे जन्म दे सकता है? क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक बिल्कुल खाली जगह पर भी एनर्जी का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो होता ही है। मतलब ये कि कभी कभी जहां कुछ नहीं होता वहां से भी कुछ निकल आता है। आप एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटॉमिक न्यूक्लियस को ही ले लीजिए। वो अपनी जगह पर स्थिर पड़ा रहता है, उसे देखने पर हमें उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता, मगर इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि वो डीके करेगा, उससे एक नया पार्टिकल निकलेगा। मेरा ये मतलब है कि स्पेस टाइम भी उस न्यूक्लियस की तरह रेडियो एक्टिव हो सकता है, लेकिन उससे एक नया पार्टिकल नहीं निकलता, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड ही निकलता है। हो सकता है कि लगातार नए नए ब्रह्मांड पैदा हो रहे हों। एक बहुत पुराने ब्रह्मांड में जहां समय भी बिखर चुका है, उसमें होने वाले एक रैंडम क्वांटम फ्लक्चुएशन से एक नए ब्रह्मांड का जन्म हो सकता है। वो प्रोसेस शुरू होता है समय के तीर के बिना और उससे नए ब्रह्मांड बनते हैं जिसमें एक नया तीर होता है और वो तीर तभी तक बचा रहता है जब तक वो ब्रह्मांड फैलकर ठंडा नहीं हो जाता, लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है वो तीर भी रुक जाता है। ऐसा कई बार हो सकता है, शायद हम उसकी गिनती भी ना कर पाए, मगर वो बहुत बड़ी संख्या होती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम जिस ब्रह्मांड से आए हैं वो आज पहले ब्रह्मांड के आसपास भी ना हो। हमारा बिग बैंग हो सकता है कि शुरुआत ना हो, हमारे ब्रह्मांड के समय के शायद पूर्वज भी हों और उस ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद शायद कुछ वारिस भी बच गए हों। मगर समय के बारे में कौन सा कॉन्सेप्ट सही है? क्या हम समय के जन्म के करीब पहुंच रहे हैं? शायद जल्दी ही पता लग जाएगा। शायद समय भी बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ था। वो शायद लगातार चलता रहता है या फिर हर सेकंड में करोड़ों करोड़ बार पैदा होता है। अगर हमें समय की शुरुआत का पता लग जाए तब हम शायद ब्रह्मांड की रचना से जुड़े सबसे अहम सवाल का जवाब भी पा लेंगे। मगर तब शायद हमें यह भी पता लगे कि ब्रह्मांड के लिए समय कोई अहमियत नहीं रखता। समय सिर्फ हमारे लिए अहम है क्योंकि यह हमें अपने अतीत की यादों और भविष्य के रहस्य से जोड़ देता है।